हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप जैसे कि जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश जो कि हम लेखपाल के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए पढ़ रहे हैं, उसी ग्रामीण परिवेश का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। उस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसको आखिर किस तरीके से दर्जा दिया गया है, और जो दर्जा है या फिर ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उसको जगह दी गई है। ठीक है, हम ये जानने की पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो अनुच्छेद भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं, ये क्या-क्या कहते हैं और क्या-क्या इनकी पावर्स हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं और ग्रामीण परिवेश आप पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका पार्ट 1 हम कल की वीडियो में आपको दे चुके हैं। डे 4 की जो वीडियो है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये जो डे 4 की वीडियो है बेटा, इसमें हम बात कर चुके थे किसके बारे में। हम बात कर चुके थे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की समितियों के बारे में। ठीक है, अब समितियों के बारे में तो चर्चा हमने कल कर ली थी, लेकिन अब हम कुछ ऐसे अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित हैं और संबंधित हैं किससे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ये भारतीय संविधान में कहाँ इसको वैल्यू दी गई है, कहाँ पर इसको दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में एक भाग है जिसको हम कहते हैं भाग 9। ये जो भाग 9 है ये किससे संबंधित है, तो ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, अब दूसरी बात अगर ये पूछ ली जाए आपसे कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था से तो भाग 9 संबंधित है, लेकिन इस भाग में कितने अनुच्छेद ऐसे हैं जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताते हैं, तो बेटा आप याद रखेंगे वो अनुच्छेद हैं टोटल, कुल अनुच्छेद हैं, कुल आर्टिकल हैं कितने, 16। ठीक, कुल 16 आर्टिकल ऐसे हैं जो किसके बारे में बताते हैं, भारत के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताते हैं। अब ये 16 आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 243। कौन सा है बेटा, आर्टिकल नंबर 243। और 16वें नंबर का जो आर्टिकल है वो कौन सा है बेटा, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल नंबर 243 का ओ। और इसी के बीच में इस ओ से मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि एक आर्टिकल आप पढ़ेंगे 243 का ए, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे 243 का बी, और 243 के बी के बाद आप सी पढ़ेंगे, और सी को पढ़ने के बाद धीरे धीरे आप कहाँ तक पहुँचेंगे, ओ तक पहुँचेंगे। ठीक, तो 243 के ओ तक जब हम पहुँच चुके होंगे तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि ए से लेकर ओ तक कितने आर्टिकल हो गए, 15 आर्टिकल हो गए, 15 अनुच्छेद हो गए। और एक अनुच्छेद कौन सा है हमारा, 243 है। एक अनुच्छेद कौन सा है हमारा, 243 है। तो कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कुल 16 अनुच्छेद हैं जो कि हम पढ़ रहे होंगे भाग 9 में। दूसरी बात बेटा आप ये भी याद रखें कि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद ऐसा भी है जो भाग 9 से अलग है, और वो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है, तो मेरे बच्चे उस अनुच्छेद का नाम याद रखेंगे, अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 ये दिया गया है किसमें, तो ये दिया गया है मेरे बच्चे, ये दिया गया है भाग 4 में। भाग 4 में आर्टिकल नंबर 40 ये बताता है कि राज्यों का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने राज्य के निर्माण के लिए या कल्याणकारी लाभ के लिए भारत के प्रत्येक राज्य में क्या करें, पंचायती राज व्यवस्था का पंचायती राज व्यवस्था का गठन करें। ठीक है, बात समझ में आई।
तो पंचायती राज व्यवस्था के गठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है भाग 4 में? तो वो है आर्टिकल नंबर 14 या अनुच्छेद नंबर 40। अब आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ कि कल जो हमने बातचीत की है वो ये की थी कि भैया 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? भारत में पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, किससे संबंधित है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। तो जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में कर दिया गया और भारत के संविधान में पंचायती राज को क्या कर दी गई? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। पंचायती राज को क्या प्रदान कर दिया गया? तो पंचायती राज को संविधान दर्जा या संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। बात समझ में आई? उसके बाद जब ये 73वां संविधान संशोधन बन गया तो ये सारे के सारे आर्टिकल जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, हर एक आर्टिकल को क्या दे दी गई? पावर दे दी गई। जैसे आर्टिकल नंबर 243, फिर उसके बाद 243 का ए, फिर 243 का बी, फिर 243 का सी, 243 का डी, 243 का ई, और लास्ट तक कहाँ तक? 243 के ओ तक। तो कुल कितने अनुच्छेद हुए? बेटा ध्यान रखेंगे, कुल 16 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भाग 9 में वर्णित हैं, और एक अनुच्छेद ऐसा है जो भाग 40 मतलब भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद नंबर 40। इतनी बात समझ में आई? तो टोटल 17 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि भारतीय संविधान में वर्णित हैं, और ये 17 अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं पंचायती राज व्यवस्था से। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जो किसकी देन है? तो ये देन है बलवंत राय मेहता की देन। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति ने ही तो बताया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको मिल रहे होंगे। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में ये जो आर्टिकल नंबर 243 है ये क्या कहता है। तो मैं आज इस वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में या अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो एक एक अनुच्छेद को बड़े ध्यान से समझेंगे, और आप चाहेंगे तो इन सब की रिटर्न पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वो कहाँ पर मिलेगी? तो बेटा याद रखेंगे, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उसका क्या मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटे, अब चलिए आर्टिकल नंबर 243। आर्टिकल नंबर 243 क्या कहता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल नंबर 243 कहता है पंचायती राज की परिभाषाओं के बारे में। किसके बारे में? पंचायती राज की परिभाषा के बारे में कहता है आर्टिकल नंबर 243। अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे ही। ठीक, ताकि चीज़ें आप फ्यूचर के लिए भी क्या रख सकें? सेव रख सकें, सिक्योर रख सकें। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 243 का ए। आर्टिकल नंबर 243 का ए, ये 243 का जो ए है ये क्या कहता है? तो बेटा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। आर्टिकल नंबर 243 का ए कहता है किसके बारे में? ये कहता है किसी राज्य में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, किसी राज्य में, एक एक बात को ध्यान से सुने, किसी राज्य में, मैं अच्छा समझा देता हूँ आपको। आर्टिकल नंबर 243 कहता है, 243 का ए कहता है कि किसी भी राज्य में पंचायती राज का गठन करना, किसका? पंचायती राज का गठन करना, और कार्यों की शक्ति को सौंपने का अधिकार किसको होगा? विधानमंडल को होगा। ये बात समझ में आई? आर्टिकल नंबर 243 का ए क्या बोला? ये बोला कि भैया किसी भी राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के शक्तियों को सौंपने का अधिकार या फिर पंचायती राज व्यवस्था के गठन करने का जो अधिकार होगा वो किसको होगा? राज्य की विधानमंडल को होगा। बात समझ में आई? अब देखते हैं इसको लिख कर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, लिख कर देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। आर्टिकल नंबर 243 क्या कहना चाह रहा है? तो किसी राज्य में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी राज्य में पंचायती राज, किसी राज्य में पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का गठन
और पंचायती राज का गठन और पंचायती राज का गठन और उसकी कार्य व शक्तियाँ, उसकी कार्य व शक्तियाँ, कार्य व शक्तियाँ, कार्य व शक्तियाँ, शक्तियाँ, कार्य व शक्तियाँ सौंपने का अधिकार विधानमंडल को होगा। कार्य व शक्तियाँ सौंपने का अधिकार, सौंपने का अधिकार विधानमंडल को होगा। अब ये सौंपने का अधिकार किसको है? विधानमंडल को है। या विधानमंडल को आप जैसे कि जानते हैं कि विधानमंडल क्या होता है, तो भैया विधानमंडल होता है जैसे कुछ राज्यों में क्या है, विधानसभा है और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विधानमंडल बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो सौंपने का अधिकार है किसको है? विधानमंडल को है। ठीक है, विधानमंडल को होगा या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 243 क्या कह रहा है? 243 का ए क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी राज्य में पंचायती राज का गठन और उसकी कार्य व शक्तियों को सौंपने का अधिकार विधानमंडल को होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताइएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आता है आर्टिकल नंबर 243 का बी। मैं इसको अगले पेज पर ड्रॉ कर देता हूँ, अगले पेज पर ड्रॉ कर देता हूँ। आर्टिकल 243 का वी क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो 243 का वी कहता है, ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 243 का वी है। ये कहता है पंचायतों का गठन। मैं थोड़ा इसको फैमिलियर होकर लिखने की कोशिश करता हूँ। ये कहता है पंचायतों का गठन। ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। ये किसके बारे में कह रहा है? ये गठन के बारे में कह रहा है। तो पंचायतों के गठन के बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 243 का वी कह रहा है। और इसी के जैसा एक आर्टिकल और है, वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 40 है, जो कहाँ पर है? भाग 4 में है ना? वो भी पंचायती राज को गठन की बात कर रहा है, लेकिन वो राज्यों में बात कर रहा है। ये कहाँ कर रहा है? भाग 4 राज्यों में, है ना? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। और ये जो 243 का वी है, ये कहाँ कर रहा है? पंचायतों का गठन पूरे भारत में बात कर रहा है। और ये बता रहा है कि किस तरीके से गठन होगा। तो बेटा ध्यान रखेंगे, ये बता रहा है किस तरीके से होगा। त्रिस्तरीय या 3 स्तरीय होगा। अब 3 स्तरीय, पहला स्तर इसमें क्या है? ग्राम स्तर। पहला स्तर क्या है? ग्राम स्तर। ये तो सभी जानते हैं कि ग्राम स्तर क्या है। दूसरा स्तर क्या है इसमें? तो दूसरा स्तर है बेटा मध्यम स्तर। इसको अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। दूसरा स्तर क्या है? मध्यम स्तर। और तीसरा स्तर अगर हम देखें तो तीसरा स्तर है जिला स्तर। तीसरा स्तर क्या है मेरे बच्चे? जिला स्तर। ठीक है, तीसरा स्तर क्या है? जिला स्तर। अब ग्राम स्तर की अगर हम बात करें तो ग्राम स्तर में आती हैं ग्राम पंचायत। क्या आती हैं? ग्राम पंचायत। जैसे होता है ना, ग्राम पंचायत क्या है? गांव के लोगों की पंचायत, है ना? गांव के लोगों की पंचायत, वो ग्राम पंचायत है। उसके बाद मध्यम स्तर में क्या आती है? मध्यम स्तर में आती है मंडलीय पंचायत। मंडलीय पंचायत। और ये जो मंडलीय पंचायत है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्षेत्रीय पंचायत। इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रीय पंचायत कहेंगे। ठीक, इसको क्या कहेंगे बेटा? क्षेत्रीय पंचायत कहेंगे। उसके बाद जो जिला स्तर है, तो जिला स्तर पर कौन सी पंचायत है? तो बेटा याद रखेंगे, जिला स्तर पर है जिला पंचायत। जिला स्तर पर कौन सी पंचायत है? तो जिला स्तर पर है जिला पंचायत। बोलो, बात समझ में आई कि तुम लोगों की नहीं आई? बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जिला स्तर पर कौन सी है? जिला पंचायत है। मंडल स्तर पर कौन सी है? मंडल पंचायत है। और ग्राम स्तर पर कौन सी है? ग्राम पंचायत है। ठीक, चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगला जो अनुच्छेद है वो क्या बताता है? देखो, 243 का वी तो ये हो गया। अब उसके बाद आएगा 243 का सी। क्या आएगा? 243 का सी। तो 243 के सी में क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 243 के सी में क्या दिया गया है? बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, इसका पीडीएफ फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, 243 का सी बताता है पंचायतों की संरचना के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है आर्टिकल नंबर 243 का सी। ठीक, उसके बाद आर्टिकल नंबर 243 का डी आता है।
और डी क्या बताता है, तो ध्यान रखेंगे डी बताता है पंचायतों के लिए आरक्षण। डी क्या बता रहा है मेरे बच्चे, डी बता रहा है पंचायतों के लिए आरक्षण। हालांकि एक बार मैं आपको पॉलिटी की सीरीज में ये सारे वीडियोस या ये सारे पॉइंट्स पढ़ा चुका हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ा देते हैं। इस बार हम तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, लेखपाल के लिए, तो लेखपाल के उद्देश्य से इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पंचायतों के लिए आरक्षण बताया गया है आर्टिकल नंबर 243 के डी में। अब आरक्षण किस आधार पर, देखो एक आधार बनाया गया है इसमें, कुछ मतलब कह सकते हैं आप कैंडिडेट, कुछ लोग क्या होते हैं एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। कुछ क्या है इसमें फीमेल्स हैं यानी कि महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए भी क्या रहेगा, आरक्षण रहेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर है ओबीसी, और आज आप सभी जानते हैं अब क्या ऐड हो चुका है, ईडब्ल्यूएस भी ऐड हो चुका है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी ऐड हो चुका है। तो एससी एसटी की अगर हम बात करें बच्चा, तो ध्यान रखेंगे एससी को आरक्षण है कितना, 15.5% का आरक्षण। किसमें, पंचायतों में कितना आरक्षण है एससी को, 15.5% का आरक्षण है। ये किसके लिए है, एससी के लिए गया है, ठीक। और एसटी के लिए अगर हम बात करें तो एसटी के लिए आरक्षण है बेटा कितना, 7%। कितना, 7%। तो एससी एसटी में देखा जाए तो 15.5% आरक्षण एससी के लिए है और 7% आरक्षण किसके लिए है, एसटी के लिए है। उसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल्स यानी कि महिलाओं को जो आरक्षण है वो 1/3 का है, या फिर इसे हम कह सकते हैं 33.3% क्या कह सकते हैं, 33.3% और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो ओबीसी के लिए तो आप जानते हैं 27% है ओबीसी को, जी हाँ 27% का आरक्षण है ओबीसी को, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण है वो 10% का है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। ओबीसी के लिए आरक्षण है 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए है 10%। तो ये किस में है, ये पंचायती राज में है, ये पंचायती राज व्यवस्था में है आर्टिकल 243 डी के तहत। समझ में आया इतना। चलिए मेरे बच्चे आगे देख लेते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, आर्टिकल नंबर 243 का ई। अगला आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल नंबर 243 का ई आता है। और आर्टिकल नंबर 243 के ई से क्या पता चलता है, तो बच्चे याद रखेंगे ये बताता है किसके बारे में, ये बताता है पंचायती राज के कार्यकाल के बारे में, कि पंचायती राज का कार्यकाल कितना होगा। ध्यान रखेंगे पंचायती राज का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। और ये काउंट कब से होगा, तो ये काउंट होगा कब से, बच्चे ध्यान रखें पंचायती राज का कार्यकाल काउंट होगा कब से, प्रथम सत्र से। कब से, प्रथम सत्र से या फर्स्ट सेशन से काउंट होगा। और प्रथम सत्र की डेट से कब तक रहेगा, 5 वर्ष तक रहेगा पंचायती राज का कार्यकाल आर्टिकल नंबर 243 ई के तहत। अच्छा मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे बताइए क्या पंचायती राज को भंग किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसको भंग किया जा सकता है समय पूर्व ही, भंग किया जा सकता है। समझ में आई ये बात, ये वाला पॉइंट एक बार समझ लेते हैं दोबारा से। भंग करने का मतलब क्या है बेटा, भंग करने का मतलब ये है कि उसको पहले ही समय पूर्व ही बंद किया जा सकता है अगर कोई समस्या कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक। आर्टिकल 243 का ई क्या बता रहा है, ई कार्यकाल के बारे में, टर्म के बारे में। डी क्या बता रहा है, तो डी बता रहा है आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में। सी किसके बारे में बता रहा है, संरचना के बारे में। बी किसके बारे में बता रहा है, पंचायती राज के गठन के बारे में बता रहा है, और उसने 3 स्तर बताए हैं। और ए क्या बता रहा था, ए बता रहा था कि राज्य की विधानमंडल को इस बात की पूरी शक्ति होगी कि जो पंचायती राज व्यवस्था को शक्ति सौंपनी है, अधिकार सौंपने हैं, और पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से स्क्रीन की ओर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पर चलकर कि कौन कौन से आर्टिकल हमने पढ़े और कौन कौन से आर्टिकल किस किस के काम के लिए हैं, ठीक। देखो
सबसे पहले हमने बात की 243 में परिभाषा, 243 में ए में हमने बात की कि किसी राज्य में पंचायती राज का गठन। ये थोड़ा लिखने में ना थोड़ा गलता गंदा गंदा सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ देखो विधानमंडल को इसकी शक्तियाँ होंगी, ठीक, विधानमंडल के बारे में बता रहा है। यहाँ 243 वी क्या बता रहा है, पंचायतों का गठन। 243 का सी क्या बता रहा है, पंचायतों की संरचना। डी क्या बता रहा है, पंचायतों के लिए आरक्षण। ई क्या बता रहा है, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। प्रथम सत्र जो शुरू होगा, प्रथम सत्र से इसका टाइम शुरू हो जाएगा और इसको भंग भी किया जा सकता है बीच में ही, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। 243 का एफ, आर्टिकल नंबर 243 का एफ बताया गया है। 243 का एफ क्या बताता है बेटा, जल्दी से समझेंगे इस बात को। 243 का एफ बताता है सदस्यों की योग्यता के बारे में। किसके बारे में, सदस्यों की योग्यता के बारे में बताता है। तो सदस्यों की योग्यता कितनी होगी, सदस्यों की योग्यता कितनी होगी, तो बेटा याद रखेंगे न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी, न्यूनतम आयु, या न्यूनतम के साथ हम कह सकते हैं मिनिमम एज जो होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। और वह व्यक्ति जो पंचायती राज व्यवस्था का सदस्य बनेगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अरे ये तो सभी जानते हैं, भारत का नागरिक नहीं होगा, उसके पास नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, तो वो क्या नहीं बन सकता, सरकार का कोई भी अंग नहीं बन सकता, ये बात ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट कि वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट तो थोड़ा सा कॉमन होते हैं सभी के लिए, तो ये नहीं पूछे जाते। बस मेन पॉइंट क्या है इसका कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। और एक पॉइंट यहाँ पर और है, और वो ये है कि वो विधानसभा में, किसमें, विधानसभा में या विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, सदस्य बनने की क्या रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, कि योग्यता रखता हो, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 243 का जी क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 243 का जी कहता है पंचायतों के कार्यों के बारे में। 243 का जी, आर्टिकल नंबर 243 का जी क्या कहता है, तो जी कहता है पंचायतों के कार्यों के बारे में, पंचायतों के कार्य के बारे में कहता है। कौन, 243 का जी। इसमें कार्य जो हैं आवंटित कर दिए गए हैं किसके अनुसार, अनुसूची जिसको हम शेड्यूल कहते हैं, अनुसूची 11 के अनुसार। और कैसे आवंटित किए गए हैं कार्य, इसमें बताया गया है कि भैया 29 विषय ऐसे होंगे, 29 विषय ऐसे होंगे जिन पर काम कौन करेगी, पंचायती राज व्यवस्था काम करेगी, ठीक है। तो 29 विषयों पर काम करने का जो अधिकार है वो किसको है, पंचायती राज व्यवस्था को है। इसके बाद हम आगे समझ लेते हैं आर्टिकल नंबर 243 का एच, ठीक। ये जो जी हो गया, जी के बाद एच आएगा, जाहिर सी बात है, तो यहीं इसको नोट डाउन कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 243 का एच क्या कहता है, एच कहता है भैया करारोपण के बारे में। किसके बारे में, करारोपण क्या होता है वो समझो। करारोपण होता है बच्चे कि पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा टैक्स वसूला जा सकता है। क्या, टैक्स वसूला जा सकता है, इसी को हम कह रहे हैं करारोपण, ठीक। उसके बाद इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 243 का आई, आर्टिकल नंबर 243 का आई, ये बेटा आपको याद करने, इसमें कुछ है नहीं वैसे, है ना। तो आई क्या कहता है, वित्तीय आयोग का गठन, राज्यपाल के द्वारा वित्तीय आयोग का गठन, राज्यपाल के द्वारा वित्तीय आयोग का गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वित्तीय आयोग का गठन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये बताता है किसके बारे में, ये बताता है भाई राज्यपाल के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए, वित्तीय आयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक क्या होना चाहिए, वित्तीय आयोग होना चाहिए। और इसका जो गठन है वो कौन करेगा, तो बेटा ध्यान रखेंगे इसका गठन करता है राज्यपाल, ठीक। लेकिन आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, इनको आर्टिकल 280 के तहत ये पावर दी गई है कि ये भारत के लिए या केंद्र के लिए एक वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, ठीक। तो वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके लिए है,
केंद्र के लिए अगर पूछेगा तो राष्ट्रपति, और पंचायती राज के लिए पूछेगा तो पंचायती राज के लिए कर सकते हैं कौन, तो पंचायती राज के लिए कर सकते हैं राज्यपाल। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। 243 का जे, अब कौन सा जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा। ठीक है, तो जे को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल नंबर 243 का जे क्या कहता है बेटा, 243 का जे कहता है किसके बारे में, तो जल्दी से इसको समझने की कोशिश करें। ये कहता है लेखा परीक्षण के बारे में। किसके बारे में कहता है, लेखा परीक्षण के बारे में कहता है आर्टिकल 243 का जे, कि लेखा परीक्षण होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए किसका, लेखा परीक्षण का मतलब है ऑडिट। ऑडिट होना चाहिए किसका, राज्यपाल के द्वारा जो वित्त आयोग बनाया गया है इस सब का। ठीक है, मतलब कितना पैसा कहाँ को आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, कहाँ को पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ को पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इन सब का ऑडिट, इन सब की लेखे जोखे तरीके से डिटेल्स होनी चाहिए किसके पास, भारत के जो मतलब राज्यों के जो लेखाकार होंगे, या कह सकते हैं राज्यों के नियंत्रक लेखाकार के पास। ठीक है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो होता है, ठीक उसके पास, जो राज्यों के लिए एक वित्त आयोग के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो हम सेंट्रल में होते हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं चल रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आर्टिकल नंबर 243 का के। आर्टिकल जे के बाद क्या आता है, के आता है, तो जाहिर सी बात है के की हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 243 का के क्या कहता है, आर्टिकल 243 का के कहता है मेरे बच्चे, ध्यान रखिए इस बात को, कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान क्या होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान होना चाहिए, आयोग का क्या होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। किसके तहत, आर्टिकल नंबर 243 के तहत। ठीक, उसके बाद आता है, अच्छा इसका गठन कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करेगा, तो इसका गठन भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसका गठन भी कौन करता है मेरे बच्चे, राज्यपाल करता है। उसके बाद 243 के बाद क्या आएगा, एल, 243 का एल। एल बताता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज का लागू होना। किसका, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, इनमें यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज का लागू होना, ये बताता है कौन, 243 का एल, पंचायती राज का लागू होना, पंचायती राज का लागू होना। ठीक है, पंचायती राज का लागू होना ये बताता है कौन, 243 का एल। अरे तुम्हें समझ में भी आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, समझते रहो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, बेफिक्र रहो। उसके बाद देखो, मैं वीडियो के लास्ट में आपको ना एक बार फिर से सारी चीज़ें बता दूंगा, रिवाइज करा दूंगा कि कौन कौन सी क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो एल के बाद आता है एम। एम रेस्ट्रिक्शन लगाता है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि ये प्रतिबंध लगाता है कि कुछ राज्यों में क्या नहीं होनी चाहिए, कुछ राज्यों में क्या नहीं होनी चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ राज्यों में या कुछ क्षेत्रों में, राज्य नहीं कहेंगे, कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था, कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती पर प्रतिबंध, यहाँ पर क्या है, प्रतिबंध दिया गया है किसमें, आर्टिकल नंबर 243 के एम में। ठीक, तो कुछ में नहीं होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। अब वो कुछ कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कि कुछ कौन कौन से हैं बेटा। तो कुछ आप ध्यान रखेंगे वो हैं जैसे नागालैंड, कैसा, नागालैंड। ठीक, दूसरा है एक मिज़ोरम। मिज़ोरम में भी क्या नहीं होनी चाहिए, पंचायती राज नहीं होनी चाहिए। पूरे मिज़ोरम की बात नहीं हो रही है, मैं बताने वाला हूँ अभी कितने मिज़ोरम की बात हो रही है। एक है मणिपुर, तो मणिपुर में भी क्या है, प्रतिबंध है कि पंचायती राज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी कौन सा क्षेत्र, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र बेटा, पर्वतीय क्षेत्र। समझ में आई बात, देखो पर्वतीय क्षेत्र का मतलब यह है कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज हैं, पर्वतीय क्षेत्र में वो जगह जहाँ पर बहुत ही कम क्या है, जनसंख्या है, वहाँ पर पंचायती राज पर प्रतिबंध होना चाहिए। प्रतिबंध मतलब लागू नहीं होनी चाहिए, लागू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लागू नहीं होनी चाहिए। अब इसी में कुछ वेस्ट बंगाल का भी एक थोड़ा सा पार्ट आता है, और वेस्ट बंगाल का वो पार्ट क्या है बेटा, तो ध्यान रखेंगे जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, कौन सा, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र वेस्ट बंगाल का, उसमें भी क्या है, प्रतिबंध है पंचायती राज व्यवस्था पर।
और एक क्षेत्र यहाँ पर और आता है, वो क्षेत्र हमारा कहलाता है मेघालय का क्षेत्र। मेघालय का क्षेत्र। अच्छा, ये कैसे हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, कैसे हम प्रतिबंध लगा रहे हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैसे प्रतिबंध लग रहा है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक्ट बनाया गया था जिसको हम कहते हैं पैसा एक्ट। पैसा, इसको हम क्या बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। पैसा कैसे इसको हम बोल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पंचायती एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे, पंचायती, पंचायती एक्सटेंशन, पंचायती एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, पंचायती एक्सटेंशन। और पंचायती एक्सटेंशन के साथ क्या है, टू शेड्यूल एरियाज, टू शेड्यूल, शेड्यूल, शेड्यूल एरियाज, ठीक है। पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। और ये कब बनाया गया था, तो बेटा ये बनाया गया था 1996, या फिर डेट भी आप याद रखेंगे 24 दिसंबर 1996 को, 24 दिसंबर 1996 को बनाया गया था पैसा। पैसा एक तरीके का एक्ट है जो रेस्ट्रिक्शन लगाता है किस पर, कुछ एरियाज पर, कुछ एरियाज पर कुछ एरियाज पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि वहां पर क्या नहीं होनी चाहिए, पंचायती राज नहीं होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद थोड़ा और आगे समझ लेते हैं, और आगे हम क्या देखेंगे बेटा, ध्यान रखें। और आगे हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 243 का, 243 का कौन सा, पिछला वाला कौन सा था, पिछला वाला एम था, तो ये कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा, है ना। पिछला वाला एम ही था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, पैसा की बात की है, तो पिछला कौन सा है, एम है। एन में क्या बता रखा है बेटा, तो ध्यान रखें। एन में बता रखा है कि विधि एवं पंचायतों का बना रहना। विधि का मतलब क्या है, कानून है। विधि, विधि, विधि का मतलब क्या है, कानून है। तो विधियों व पंचायतों का बना रहना, विधियों व पंचायतों का बना रहना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ, विधियों व पंचायतों का बना रहना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, वो तुम्हें समझ में आ रहा है ना। बना रहना, बना रहना, भैया क्या लिख दिया तुमने, ये बातों बातों में, चलिए कोई बात नहीं, बातों बातों में लिखा है तो बातों बातों में इसको मिटा भी देते हैं। कैसे, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, चलो। तो पंचायती राज व्यवस्था, विधियों व पंचायतों का बना रहना, इन्होंने कहा क्या रहना, बना रहना, किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 243 का एन। अब मैं इसमें एक बार इम्पोर्टेंट और मार्क कर दूंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद आता है 243 का ओ, ये 16वां आर्टिकल है। इसमें बताया गया है किस बारे में, निर्वाचन संबंधी मामलों में, जो भी पंचायती राज के निर्वाचन संबंधी मामले होंगे, निर्वाचन संबंधी मामलों में, जो भी पंचायती राज के निर्वाचन संबंधी मामले होंगे उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा कौन, मामलों, मामलों में, मामलों में, ये मामलों है, ठीक है, मामलों में हस्तक्षेप किसका, न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना, न्यायालय का, न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना, हस्तक्षेप ना होना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आर्टिकल नंबर 243 का ओ कहता है, निर्वाचन संबंधी मामलों में कोई भी अगर निर्वाचन संबंधी मामला होगा तो उसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो सारे के सारे मामले कौन देखेगा, वो सारे के सारे निर्वाचन आयोग देखेगा, ठीक है। वो कौन से मामले हैं, जैसे कोई विवाद हो जाए, है ना, कोई विवाद हो जाए, कोई किसी पर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है और उसने इलेक्शन लड़ लिया, चुनाव लड़ लिया, तो ऐसे जितने भी मामले हैं उन सबको कौन निपटाएगा, तो इन सबको निपटाएगा कौन, इन सबको निपटाएगा भैया न्यायालय, वो मतलब चुनाव आयोग। न्यायालय इसमें कुछ नहीं करेगा, या निर्वाचन आयोग भी हम कह सकते हैं। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। एक बार फिर से इसका हम रिपीटिशन कर लेते हैं और समझ लेते हैं एक बार फिर से कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ये सिखा चुका हूँ, ठीक। देखो, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो भाग 9 में कुल कितने आर्टिकल हैं, 16 आर्टिकल हैं। 243 है, ए है, बी है, सी है और यहाँ से लेकर ओ तक है, ठीक। एक भाग 4 में है अनुच्छेद नंबर 40, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया था, जिससे तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कैसा दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये बात समझ में आई। तो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वो
किसके 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है ना। उसके बाद यहाँ देखो आगे, तो 243 की में परिभाषा है, ए में किसी राज्य में पंचायती राज का गठन है और उसकी कार्य व शक्ति को सौंपने का जो अधिकार है वो विधानमंडल को होगा। तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 243 का वी भी, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें गठन की बात कही गई है। ठीक, उसके बाद 243 का सी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डी जो है ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी आप याद कीजिएगा और समझ में तो आपको ये आया होगा, ये मेरी उम्मीद है। उसके बाद यहाँ पर कार्यकाल वाला जो है ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बस इसमें आपको याद रखना है कि कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 वर्ष होता है पंचायती राज व्यवस्था का। इसमें आर्टिकल आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि याद रखा जाए। फिर यहाँ पर न्यूनतम सदस्य की आयु, योग्यता के अनुसार न्यूनतम सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। ये पॉइंट भी क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, केवल ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आगे देखो 243 के जी में पंचायतों के कार्य दिए गए हैं और पंचायतों के कार्य के लिए कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ये जाहिर सी बात है किस अनुच्छेद, किस अनुसूची में है, तो ये अनुसूची नंबर 11 में है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, ये अनुच्छेद देखने में लग रहा है, ये अनुसूची नंबर 11 में, किस में है, अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 11। ठीक है, चलिए, और ये करारोपण वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है वित्त आयोग। कौन सा, वित्त आयोग, जो आर्टिकल नंबर 243 के आई में है। उसके बाद 243 का जे, लेखा परीक्षण, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये वित्त आयोग आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद यूनियन टेरिटरी में लागू होना, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन से अनुच्छेद से हो रहा है, 243 एल से हो रहा है। हालांकि ये आर्टिकल्स तरीके से नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि बताइए पंचायती राज कहाँ कहाँ लागू हो सकता है। वो ऑप्शन देगा राज्य में, राज्य में, यूनियन टेरिटरी में, यूटी, केवल मतलब इस तरीके से देगा कि दोनों में, दोनों में, किन किन में, तो राज्य व यूटी, स्टेट व यूटी में, या किसी में नहीं, किसी में नहीं, ऐसा कुछ के कुछ ऑप्शन दे देगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा। पंचायती राज कहाँ लागू हो सकता है, यूटी में भी और राज्य में भी। ठीक है, 243 का एम, ये रेस्ट्रिक्शन बताता है, रेस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए, उसके बाद 243 का एन, विधियों व पंचायतों का बना रहना। 243 का और, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप ना होना। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। चलिए, इसके बाद ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चे, और ध्यान से इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ क्या कर देना है, इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। साथ ही साथ बेटा ग्रामीण परिवेश की और भी वीडियोस आप इसी चैनल के माध्यम से पालेंगे। तो सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन का बटन है, इस तरीके से यहाँ पर जो बेल आइकन का बटन है, इसको आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्या हो सके, आपको जब भी कोई नया वीडियो मिले एक नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपना चैनल ज्ञान विद अरुण आप जानते ही हैं। दूसरी बात ये भी याद रखें कि इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसी से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।